प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संगम काल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल लोगों के संबंध में जो कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है उसका स्रोत संगम साहित्य है। संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन, जो संभवतः किसी सामंत या राजा के आश्रय या संरक्षण में आयोजित होता था। ऐसे सम्मेलन में रचित साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञात स्रोतों के अनुसार कुल मिलाकर तमिल क्षेत्र में 3 संगमों का आयोजन हुआ। पांड्य शासक इन संगमों के संरक्षक थे। इन संगमों द्वारा रचित साहित्य लगभग 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए थे। पहले संगम का आयोजन तेन मदुरा में हुआ था। पहले संगम की अध्यक्षता आचार्य अगस्त्य के द्वारा की गई। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय भी आचार्य अगस्त्य को ही दिया जाता है। साथ ही तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता या रचयिता भी आचार्य अगस्त्य को ही माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रथम संगम में देवताओं और ऋषियों ने भी भाग लिया था, जिनकी कुल संख्या 549 थी। पहले संगम को कुल मिलाकर 89 शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था और प्रथम संगम के दौरान जिन रचनाओं की रचना हुई या जिन पुस्तकों की रचना हुई वे सारे के सारे आगे चलकर विनष्ट हो गए। जहां तक दूसरे संगम की बात है तो तेन मदुरा के समुद्र में विलीन हो जाने के बाद दूसरे संगम का आयोजन कवतापुरम या कपटपुरम में हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी प्रारंभ में आचार्य अगस्त्य ही थे, परंतु बाद में उनका स्थान आचार्य अगस्त्य के शिष्य तोल्काप्पियर ने ले लिया। इस संगम में तमिल भाषा के 49 विद्वानों ने भाग लिया तथा इस संगम को कुल मिलाकर 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। तोल्काप्पियम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ, जिसकी रचना तोल्काप्पियर के द्वारा की गई, केवल इस ग्रंथ को छोड़कर इस संगम में भी संकलित सभी रचनाएं विनष्ट हो गई। जहां तक तीसरे संगम की बात है तो तीसरे संगम का आयोजन उत्तरी मदुरई में हुआ। इस संगम में कुल मिलाकर 49 विद्वानों ने भाग लिया। साथ ही इस संगम को कुल मिलाकर 49 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। नक्कीरर नामक विद्वान ने तृतीय संगम की अध्यक्षता की। वर्तमान समय में हमारे समक्ष जो भी संगम साहित्य अवेलेबल हैं वे सारे के सारे तृतीय संगम के दौरान ही रचित हुए थे या जिनकी रचना तृतीय संगम के दौरान ही हुई थी, केवल तोल्काप्पियम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ को छोड़कर। अब हम लोग संगम साहित्यों का वर्गीकरण करेंगे। संगम साहित्यों का वर्गीकरण कुल मिलाकर 3 आधारों पर किया जाता है। पहला बेस इसका यह है कि आख्यानात्मक साहित्य और उपदेशात्मक साहित्य। संगम साहित्य जो है वैसे संगम साहित्य जो आख्यानात्मक हैं उन्हें मेलकंकु कहा जाता है और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 18 लघु ग्रंथ शामिल हैं। पदितुपतु नामक ग्रंथ में चेर राजाओं की प्रशंसा में 8 कविताएं हैं।
तो परिपादल नामक ग्रंथ में देवताओं की प्रशंसा में 20 कविताएं हैं। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुराल नामक ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। और जिस प्रकार से आख्यानात्मक संगम ग्रंथों को या संगम साहित्य को हम मेलकंकु कहते हैं, उसी प्रकार से उपदेशात्मक संगम साहित्यों को हम किलकंकु कहते हैं। इसी प्रकार से संगम साहित्य के विभाजन का एक और या वर्गीकरण का एक और आधार है पहला वैसी रचना, जिसमें अंतरंग अर्थात प्रेम संबंधी कथाएं वर्णित हैं, उन्हें अगम कहा जाता है। और जिसमें बाह्य अर्थात राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचनाएं आती हैं, उन्हें पुरम कहा जाता है। इसी प्रकार से संगम साहित्य का विभाजन क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी किया गया है। इसके अंतर्गत संपूर्ण संगम साहित्य को कुल मिलाकर 5 तिन्नई अर्थात क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला कुरुंजी अर्थात पर्वत। इस प्रकार के संगम साहित्य में विवाह पूर्व के प्रेम एवं पशुओं के आक्रमण से संबंधित कविताओं का संकलन है। और कुरुंजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार आखेट अर्थात शिकार एवं संग्रहण होता था। दूसरा पार्ट हुआ पल्लई या पलई या मरुस्थल या निर्जन स्थल। इसके अंतर्गत या इस प्रकार के संगम साहित्यों के अंतर्गत दीर्घकालीन विरह और ग्रामीण पक्ष को नष्ट करने वाली कविताओं का संग्रह है। और इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार आखेट अर्थात शिकार एवं डकैती था। तीसरा संगम साहित्य मुल्लई कहा जाता था, जिसका मतलब जंगल या चारागाह होता था। इसके अंतर्गत प्रेमियों के अल्पकालीन विरह और आक्रमण की साहसिक यात्रा से संबंधित कविताओं का संग्रह है। यहाँ व्यवहार से संबंधित कविताओं का भी संग्रह है। और इस क्षेत्र में अर्थात जंगल या चारागाह वाले क्षेत्र में इकोनॉमी का बेस पशुपालन और झूम कृषि होता था। चौथा संगम साहित्य हुआ मरुदम, जिसका अर्थ होता था जुते हुए खेत अर्थात कृषि के लिए जुते हुए खेत। इसके अंतर्गत विवाह पूर्व के प्रेम और वेश्याओं के कपट व्यवहार से संबंधित रचनाएं शामिल हैं या कविताएं शामिल हैं। और इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। पांचवा संगम साहित्य नेयतल कहलाता था। नेयतल का अर्थ समुद्र तट होता है। और इन साहित्यों के अंतर्गत मछुआरों के पत्नी वियोग और अस्थायी युद्ध से संबंधित कविताओं का संग्रह है। और इस क्षेत्र के इकोनॉमी का बेस मछली मारना था। 6ठी सदी ईस्वी के लगभग आर्यों का प्रभाव लगभग संपूर्ण तमिल क्षेत्र पर देखा गया या तमिल भूमि पर देखा गया। तमिल कवियों ने भी बड़ी बड़ी कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी। इन्हें संस्कृत की तरह महाकाव्य संज्ञा से संबोधित किया गया। और इस श्रेणी का पहला ग्रंथ शिल्पादिगारम को माना जाता है। शिल्पादिगारम महाकाव्य की रचना महान चोल सम्राट करिकाल के पौत्र इलंगो वदिगल के द्वारा किया गया। शिल्पादिगारम ग्रंथ में पुहार, जो कि तमिल क्षेत्र का एक जगह है, पुहार के व्यापारी कोवलन और कन्नगी की दुर्भाग्य गाथा है। शिल्पादिगारम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। दूसरा महाकाव्य मणि मेखलई है, जिसकी रचना सतनार नामक ऋषि के द्वारा या कवि के द्वारा की गई। इस ग्रंथ में माधवी एवं कोवलन से उत्पन्न पुत्री
मणि मेखलई एवं राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा है। इस ग्रंथ में माधवी और मणि मेखलई के द्वारा बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किए जाने या ग्रहण किए जाने की चर्चा मिलती है। शिल्पादिगारम और मणि मेखलई ये दोनों ग्रंथ बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। इसी प्रकार से विल्लीपुतनार के द्वारा तमिल भाषा में महाभारत की रचना की गई। तो मित्रों, आज के क्लास में हम लोगों ने संगम काल का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।